तो आज से हम चालू करने वाले हैं वन डे वन डिजीज। तो इसमें क्या होगा कि हम एक एक दिन एक एक डिजीज को कवर करते जाएंगे। मेडिसिन में जितने भी डिजीज हैं वो हम एक एक दिन में कवर करते जाएंगे। जैसे आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है गैस्ट्राइटिस। क्या नाम है? गैस्ट्राइटिस। ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं इसके एक एक टर्म को हमको तोड़ना है। तो गैस्ट्राइटिस को जब हम तोड़ते हैं, जब इसका विभाजन करते हैं, तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक प्लस आइटिस। ठीक। तो गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक। गैस्ट्रिक का मतलब क्या है? स्टोमक। ठीक। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। तो जहां तक कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि स्टोमक में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो गैस्ट्राइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो गैस्ट्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या है, अभी हम इसको आगे अच्छे से बताएंगे। ठीक। अब जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस दो टाइप की होती है। ठीक। तो ये जो गैस्ट्राइटिस है, ये दो टाइप की है। एक तो एक्यूट, जो कि कुछ ही समय में हुआ है। फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकंड इज क्रोनिक। ठीक। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। आइए इसके इंसिडेंस को समझते हैं कि इसके होने के चांसेस क्या हैं। तो इंसिडेंस, इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट नोट करना है कि ये जो इसका रिस्क है ना, गैस्ट्राइटिस का जो रिस्क है वो 50 to 60 ईयर ऑफ लाइफ में होता है। लगभग 50 से 60 साल के बीच में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाई रिस्क बिटवीन 50 to 60 ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि ये औरतों के मुकाबले मेंस में ज़्यादा होता है। ठीक। क्योंकि कारण भी है, पियक्कड़ सबसे ज़्यादा तो आदमी ही होते हैं। तो मोर कॉमन इन मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि हैवी ड्रिंकर्स हैं या हैवी स्मोकर्स हैं। एक एक दिन में दो दो पैकेट, तीन तीन पैकेट फूंक दे रहे हैं सिगरेट के। तो मोर इन
heavy drinkers, heavy drinkers and smokers। आइए जो है हम जीआई ट्रैक्ट के वाल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखिए जो जनरली जो जीआई ट्रैक्ट की वाल है वो 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे जनरली जनरली wall of GI tract is wall of GI tract is formed by formed by formed by 4 layer, formed by 4 layer। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ये पूरा जीआई ट्रैक्ट है। ठीक, इसमें आपका माउथ में फेरिंग्स और ये ईसोफेगस, स्टमक और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, तो यहाँ पर स्टमक की वाल को हमने जूम आउट किया है और ये 4 लेयर पूरे जीआई ट्रैक्ट में, ये 4 लेयर कौन कौन सी है? आउटर है सेरोसा, उसके अंदर है मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा है ये जो है कैविटी को फेस करती है। ये जो कैविटी रहेगी, इस कैविटी को जैसे एक पाइप है। ठीक, तो इस पाइप में जो स्पेस है, इस कैविटी को ये म्यूकोसा फेस करती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि म्यूकोसा लेयर, ये जो म्यूकोसा लेयर है ये कैसी है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम म्यूकोसा का है। तो यहाँ पर हेडिंग हम डाल रहे हैं म्यूकोसा लेयर। ठीक, तो नॉर्मली अगर बात करें कि जो जीआई ट्रैक्ट की, पूरे जीआई ट्रैक्ट की जो इनर वॉल है, पूरे जीआई ट्रैक्ट की जो इनर वॉल है वो म्यूकोसा के द्वारा लाइन रहती है। और मैंने बताया ही था कि ये जो म्यूकोसा है ये कैविटी को फेस करती है। इस म्यूकोसा में 3 लेयर होते हैं। ठीक, इस म्यूकोसा में भी 3 लेयर होते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बताएंगे कि नॉर्मली normally the inner wall of the inner wall of entire GI tract is entire GI tract is lined by lined with mucosa। ये विद का साइन है। ठीक, ये जो म्यूकोसा है इट फेसेस the cavity of the cavity of cavity of GI tract
तो हमने बताया कि ये जो म्यूकोसा है ये 3 लेयर से कंसिस्ट है। तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ये जो लेयर है इस लेयर को एपिथीलियल लेयर बोला जाता है। इस लेयर को एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। फिर ये जो लेयर है बीच की, इस लेयर को हम लैमाइना प्रोप्रिया बोलते हैं। इस लेयर को हम लैमाइना प्रोप्रिया बोलते हैं। इस लेयर में एक्चुअली में ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक, तो लैमाइना प्रोप्रिया कंटेन ब्लड वेसल एंड lymph vessel. It contain blood vessel and lymph vessels. और जो लास्ट वन है वो है ये, दिस इज मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर। हर लेयर का अपना एक काम है, हर लेयर का अपना एक अलग काम है। जैसे जो एपिथीलियल लेयर थी, जो एपिथीलियल लेयर थी ये म्यूकस को सिक्रीट करती है और एब्जॉर्ब करती है। म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है और एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो एपिथीलियल लेयर है, यहाँ पर जो एपिथीलियल लेयर है इट एब्जॉर्ब्स एंड secrete mucus and digestive enzyme, mucus and digestive एंजाइम। इसी में अच्छा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा तरह तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम, म्यूकस और एसिड को, जैसा कि हम जानते हैं कि पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि HCl है, पाया जाता है। तो इसी एपिथीलियल लेयर में वो सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक, मैंने बताया लैमिना प्रोप्रिया में क्या है, लैमिना प्रोप्रिया में ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल हैं। और जो तीसरी लेयर है यानी कि मस्कुलरिस लेयर, तो मस्कुलरिस लेयर का क्या काम है? ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, ये स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ होता है। कंसिस्ट ऑफ थिन स्मूथ मसल फाइबर। ठीक, मैंने बताया कि जो मस्कुलरिस लेयर था, मस्कुलरिस लेयर, ये जो मस्कुलरिस लेयर था ये थिन स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ है। और जब भी फूड आता है स्टमक में तो उसको जो है ब्रेक करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम कहेंगे
कंसिस्ट ऑफ थिन स्मूथ मसल फाइबर, थिन स्मूथ मसल fiber that contracts and help that contracts contracts and helps in breakdown of food, breakdown of food। आइए हम जानते हैं कि जो स्टोमक है उसको कितने पार्ट में, कितने एनाटॉमिकल पार्ट में बांटा गया है। एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक। तो ये रहा आपका स्टोमक। तो इसके कुछ एनाटॉमिकल पार्ट हैं। ये कार्डिया है, कार्डिया, इसको फंडस बोलते हैं, फंडस। ये रही बॉडी, और इसको पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, इसको पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक। ये स्फिंक्टर कौन सा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक, हाँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। पहला पार्ट क्या है? हमने बताया था कार्डियक रीजन। जो कार्डियक रीजन है ये स्टोमक का अपर पार्ट है। ये कार्डियक रीजन स्टोमक का अपर पार्ट है जो कि ईसोफेगस के ओपनिंग को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक। ये ईसोफेगस यहाँ पर आकर स्टोमक में ओपन हो रहा है। तो इसकी जो ओपनिंग है इस पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक। ये रहा कार्डियक स्फिंक्टर जो कि केवल स्टोमक की, तो स्टोमक का जो पहला पार्ट है वो है कार्डियक रीजन। तो कार्डियक रीजन जो है स्टोमक का अपर पार्ट है जो कि ईसोफेगस के ओपनिंग को डायरेक्ट करता है, ठीक। यानी कि तो मैंने बताया था कि पहला रीजन क्या है? कार्डियक रीजन। तो कार्डियक रीजन क्या है? स्टोमक का अपर पार्ट है जिसके थ्रू जो है, जिसके थ्रू ईसोफेगस स्टोमक में ओपन होता है। ये जो ओपनिंग है ये एक स्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड होती है। इस स्फिंक्टर को मैंने क्या बताया था? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। इस स्फिंक्टर को मैंने क्या बताया? कार्डियक स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर क्या करता है कि जो स्टोमक का कंटेंट है, जो फूड आइटम स्टोमक में रहेगा उसको जो है ईसोफेगस में जाने से ये रोकता है,
ठीक। फिर दूसरा जो पार्ट है स्टमक का वो है फंडस। फंडस जो है ये ईसोफेगस के लेवल के ऊपर, ठीक, यहाँ पर ईसोफेगस है, ठीक, इसके देखिए इसके लेवल के थोड़ा सा ऊपर ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप का स्ट्रक्चर ये फंडस कहलाता है, ठीक। तीसरा जो पार्ट है वो है बॉडी। मैंने बताया था कि बॉडी जो है पूरे स्टमक में सबसे ज़्यादा पार्ट होता है बॉडी का। यहाँ पर लिखा भी गया है लार्जेस्ट पार्ट, ये ई नहीं होगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक फॉर्मिंग 75 to 80% ऑफ होल स्टमक। लगभग 75 से 80% जो है ये बॉडी होता है। इसी को कार्पस भी बोला जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसी को कार्पस भी बोला जाता है। चौथा जो पार्ट है वो है पाइलोरिक रीजन, ठीक। तो जो पाइलोरिक रीजन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक। तो जहां पर स्टमक की बॉडी एंड होती है, ठीक, यहां पर देखिए स्टमक की बॉडी एंड हो रही है, तो यहां से पाइलोरिक एंट्रम शुरुआत होता है। पाइलोरिक एंट्रम की शुरुआत होती है, एंट्रम, ठीक। और बॉडी और एंट्रम के बीच का जो जंक्शन है वो एक नॉच के द्वारा मार्क्ड होता है। इस नॉच को क्या कहते हैं? इस नॉच का एक नाम है जिसको कहते हैं इंसिसुरा, इंसिसुरा, इंसिसुरा एंगुलरिस, एंगुलरिस, ठीक। अब इस एंट्रम के बाद ये देखिए एंट्रम आगे आकर नैरो हो जाता है, ठीक, और एक कैनाल के रूप में डिनोट होता है। इस कैनाल को जो है हम पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, ठीक। यही पाइलोरिक कैनाल में, इसी पाइलोरिक कैनाल के एंड पर क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है। उस स्फिंक्टर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इस स्फिंक्टर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर का काम क्या रहेगा कि ये बैक फ्लो को, फूड अगर एक पार्ट में, जीआई ट्रैक्ट के एक पार्ट में अगर आ गया है तो वो उसका बैक फ्लो ना हो सके, तो उसको ये रोकता है, उसको ये गार्ड करता है, ठीक। अभी तक हमने स्टमक के एनाटॉमिकल रीजन्स देख लिए, कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टमक में, और हमने इसके पहले बताया था कि जो स्टमक का अंदरूनी अंदरूनी भाग होता है, यानी कि म्यूकोसा लेयर, तो वो जो म्यूकोसा लेयर है उसमें मैंने बताया था कि 3 टाइप की लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? एपिथेलियल लेयर, लैमाइना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस लेयर। तो अब हम केवल एपिथेलियल लेयर की बात करेंगे, ठीक। तो जो एपिथेलियल लेयर होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, वो डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंटेन किए हुए रहती है, ठीक। उसमें डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये देखिए, ये म्यूकोसा है स्टमक की, और म्यूकोसा में कौन सी? एपिथेलियल लेयर है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की भांति, और इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। देखिए ये किसी अलग कलर से इसको डिनोट किया गया है, इस सेल को किसी और कलर से डिनोट किया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड
म्यूकोसा के एपिथेलियल लेयर में पाई जाती हैं। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। ठीक, तो इन ग्लैंड के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो किस रीजन में, स्टोमक के किस रीजन में कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है उसके आधार पर किया गया है। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि जो जिस जिस रीजन में पाई जा रही हैं। जैसे कि फंडिक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ग्लैंड है ये बॉडी और फंडस में पाई जाएंगी। ये जो फंडिक ग्लैंड है ये स्टोमक के बॉडी और फंडस में पाई जाएंगी। अब किस टाइप की सेल्स होती हैं इसमें, कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक, इनमें पैराइटल सेल होता है, चीफ सेल होता है, चीफ सेल, इनको पेप्सिनोजन सेल भी बोला जाता है। ठीक, आगे इस सेल का हम काम भी बताएंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ नाम नाम देख लेते हैं। ठीक, और इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, हमने पढ़ा था कि पाइलोरिक रीजन होते हैं, तो पाइलोरिक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स कौन सी हैं, पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ पर मैंने बताया कि प्रेजेंट इन पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक, तो इस पार्ट में जो ग्लैंड्स पाई जा रही हैं वो कौन कौन से उसमें सेल्स पाए जा रहे हैं। जी सेल है, जी सेल जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज करता है, एंटेरो एंटेरोक्रोमाफिन सेल और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पाए जाते हैं। इन सब का हम आगे काम बताएंगे क्या क्या ये काम करती हैं। तीसरा है कार्डियक ग्लैंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स कार्डियक ग्लैंड होंगी। ठीक, इन ग्लैंड में मेनली म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं, चीफ सेल्स पाए जाते हैं और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अब डिफरेंट रीजन में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कार्डियक रीजन में, कार्डियक रीजन में मोस्टली जो है म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम फोवियोलर सेल्स भी बोलते हैं, फोवियोलर फोवियोलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, फोबिया का मतलब होता है छेद। ठीक, तो ये जो फोवियोलर सेल्स हैं ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं और ये म्यूकस जो है वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरा देखते हैं फंडस या बॉडी में किस टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं। तो फंडस और बॉडी में मोस्टली पैराइटल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, पैराइटल सेल्स जो कि एचसीएल का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं। एचसीएल जो कि एसिड है, और इसी फंडस और बॉडी में चीफ सेल्स पाए जाते हैं, चीफ सेल्स जिनको पेप्सिनोजन सेल्स भी कहा जाता है। अच्छा, जो पैराइटल सेल है वो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका क्या काम होता है। ठीक, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका एक क्रूशियल रोल ये होता है कि ये विटामिन बी 12 के ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम रीजन है। ठीक, उसके उसका टर्मिनल पार्ट में, उसके टर्मिनल पार्ट में, इलियम के टर्मिनल पार्ट में ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहां पर उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। दूसरा जो चीफ सेल है या पेप्सिनोजन, ये देखिए दो चीजें सिक्रेट कर रहे हैं। एक तो पहला पेप्सिनोजन। ठीक, पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। जो एसिडिक मीडियम है इसमें ये
पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। ठीक, यहां पर हम लिख दे रहे हैं अब दूसरा क्या ये सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है लाइपेज को। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि जो ये लाइपेज है, जो मतलब कि चीफ सेल के द्वारा जो सिक्रेट हो रहा है, इसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। ठीक, इसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं। और ये लिपिड का पार्शियल डाइजेशन करता है, ये लिपिड का पार्शियल डाइजेशन करता है। मेन डाइजेशन कौन करेगा? मेन डाइजेशन जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से जो लाइपेज एंजाइम आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, वो जो है अल्टीमेटली लिपिड के डाइजेशन में लिपिड का डाइजेशन कंप्लीटली करेगा। ठीक, और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये लिपिड का पार्शियल डाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंडस या बॉडी में दो टाइप के सेल्स मेनली पाए जाते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, पैराइटल सेल्स और चीफ सेल। अब बारी है थर्ड यानी कि एंट्रम की। ठीक, एंट्रम में मोस्टली जी सेल्स पाए जाते हैं। अब ये जी सेल्स करते क्या हैं? जी सेल्स गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिन जब रिलीज कब होता है? जब फूड स्टमक में एंटर होता है, जब फूड स्टमक के अंदर आएगा तो जी सेल्स इसको सेंस करके जी सेल्स इनको सेंस करके गैस्ट्रिन को सिक्रीट कर देंगे। ठीक, ये गैस्ट्रिन क्या करेगा? ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल पर एक्ट करके ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल पर एक्ट करके उससे एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को निकलवाएगा। जी सेल्स के माध्यम से जो गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहा है, ये गैस्ट्रिन क्या करता है कि पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो सके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो सके। अब ये एचसीएल है, एचसीएल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन 3 इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है। पहला है कि ये पेप्सिनोजन को, जो कि चीफ सेल के माध्यम से सिक्रीट हो रहा था, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ये पेप्सिन क्या करेगा कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देगा। ठीक, दूसरा कि इसका बैक्टीरियोलिटिक एक्शन होता है। फूड के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया स्टोमक में एंटर करते हैं और स्टोमक का जो एचसीएल एनवायरनमेंट है ये उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। तो हम लिखेंगे किल्स सम ऑफ द बैक्टीरिया, सम ऑफ द बैक्टीरिया entering the stomach, entering the stomach along with food। तीसरा इसका क्या काम है? तीसरा जो काम है ये एक एसिडिक मीडियम जो है प्रोवाइड करता है। किसके लिए? एंजाइम के एक्शन के लिए। एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं, तो उसके लिए HCl एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो स्टमक है, स्टमक में पैराइटल सेल हैं जो कि
HCl सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो HCl है, अगर म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रीशन ना करें, अगर म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रीशन ना करें और यहाँ पर एक म्यूकस की लेयर ना हो, ठीक, स्टमक के अंदर म्यूकस की लेयर ना हो, तो क्या होगा कि ये जो HCl है, ये स्टमक की जो लाइनिंग है, जो लेयर है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। भाई HCl जो है खाने को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन अगर ये म्यूकस लेयर नहीं रहेगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि स्टमक के को ही डाइजेस्ट करना चालू कर देगा। और अब इसमें जो फूड आता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद एक सेमी फ्लूइड के रूप में बन जाता है, जिसको हम काइम बोलते हैं। अब ये काइम तो यहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, ड्यूडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इस काइम में ये HCl मौजूद है, ठीक। तो ये HCl क्या करेगा, ये HCl ड्यूडेनम को भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कोशिश करेगा, ड्यूडेनम की म्यूकोसा को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए म्यूकस सेल्स मौजूद रहती हैं स्टोमक में भी और ड्यूडेनम में भी। ये म्यूकस सेल्स क्या करती हैं, ये म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और एक म्यूकस की लेयर बना देती हैं, एक म्यूकस की लेयर बना देती हैं, जिससे कि ये एसिड जो कि स्टोमक में है और जो कि काइम में मौजूद है, ये न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक। इसी म्यूकस में क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट आयन भी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि स्टोमक और ड्यूडेनम की म्यूकोसा डाइजेस्ट हो जाती अगर म्यूकस की कोटिंग ना होती, और बाइकार्बोनेट आयन जो कि म्यूकस में पाया जाता है वो न्यूट्रलाइज ना करता एसिड को, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा थिक कहाँ की होगी, क्या स्टमक की ज़्यादा थिक होगी या ड्यूडेनम की? तो इसका आंसर ये है कि जो स्टमक है वो कंटिन्यूअसली एसिड के संपर्क में है, ठीक। स्टमक में जो पैराइटल सेल है वही एसिड का सिक्रीशन कर रहे हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअसली जो है स्टमक एसिड के संपर्क में है, इसलिए यहाँ की जो म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा थिक होगी, ठीक। तो वही यहाँ बताया गया है कि स्टोमक की जो वाल है वो कंटिन्यूअसली एसिड के संपर्क में रहती है, इसलिए जो स्टोमक की म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू ड्यूडेनम की म्यूकस लेयर, ठीक। ड्यूडेनम में कभी कभार जो है एक्सपोजर हो रहा है, कभी कभार का मतलब ये है कि जब काइम स्टोमक से निकल करके ड्यूडेनम में पहुंचता है, ये रहा ड्यूडेनम, ठीक। जब स्टमक से निकल करके ये कायम ड्यूडेनम में पहुंचता है तभी जो है ये इसके संपर्क में आता है, ठीक। इसलिए यहाँ की जो म्यूकस लेयर है, यहाँ की वो म्यूकस लेयर वो थिन होती है, ठीक। और स्टमक की क्या होती है, स्टमक की थिक म्यूकस लेयर होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो स्टमक का फर्स्ट पार्ट है, स्टोमक सॉरी जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप ड्यूडेनम देखेंगे तो अंग्रेजी के सी लेटर के आकार का होता है, ठीक। इस ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं, ठीक। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एसिड के संपर्क में आता है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड कंटेन किए रहते हैं। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट म्यूकस ग्लैंड को कंटेन किए रहता है और उस ग्लैंड को हम ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ब्रूनर ग्लैंड है ये क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को काइम में मौजूद एसिड से प्रोटेक्शन देता है। ये म्यूकस क्या करेगा, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में पहुंचने वाले काइम में मौजूद एसिड से, ठीक, इसकी रक्षा करेगा। स्टोमक में और ड्यूडेनम में जो ब्लड फ्लो है ये बाइकार्बोनेट आयन को लेके आएगा, और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट आयन
जो HCl है, जो एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, यही कहा गया है कि ड्यूरेनम और स्टमक में जो ब्लड फ्लो है वो मोर बाइकार्बोनेट आयन को लेके आता है, और इससे क्या होता है कि ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसकी सिंथेसिस डीनोवो होती है। डीनोवो का मतलब है कि ये फ्रेशली जहाँ पर इनका काम होता है वहाँ पर मौजूद सेल के सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये बनते हैं और वहीं पर ये यूज कर लिए जाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को हम कहेंगे डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? ये जो है म्यूकस सेल पर एक्ट करके म्यूकस सेल पर एक्ट करके ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, तो स्टिमुलेट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, ये पैराइटल सेल पर एक्ट करके ये पैराइटल सेल पर एक्ट करके क्या करती हैं कि एसिड के सिक्रीशन को ये कम करवाती है। और क्या काम करेंगी कि ये जो है वैसो डायलिटेशन का काम करती हैं। ठीक, वैसो डायलेशन। ठीक, यानी कि ये ब्लड वेसल को डायलेट करा देती है। अच्छा, डायलेट करने से क्या होगा कि वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पर कोई डैमेज हुआ है तो हीलिंग हो जाएगा। ठीक, नए जो गैस्ट्रिक सेल हैं वो भी बन जाते हैं, जो एपिथेलियल सेल रहते हैं वो बन जाते हैं। नाउ समराइज कर लेते हैं कि स्टोमक में कौन कौन से प्रोटेक्टिव फंक्शन हैं। तो पहला तो म्यूकस की लेयर। ठीक, ये म्यूकस की लेयर एज ए फिजिकल बैरियर काम करती है। ठीक, एज ए फिजिकल बैरियर काम करती है। और क्या करती है? ये जो स्टोमक की वाल है इसको HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और डाइजेस्टिव एंजाइम है उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक, दूसरा है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइजेज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के हमने यहाँ पर 3 काम देखे, कौन कौन से वो बताते हैं। ये म्यूकस सेल पर एक्ट करके म्यूकस सेल पर एक्ट करके क्या करता है? बाइकार्बोनेट और म्यूकस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीशन। दूसरा, ये पैराइटल सेल पर एक्ट करता है, और एक्ट करके क्या करता है कि रिड्यूस द एसिड सिक्रीशन।
और तीसरा काम क्या करेगा, ये वैसोडायलेट कर देता है नियर बाई ब्लड वेसल को। वैसोडायलेट नियर बाई ब्लड वेसल, जिससे क्या होगा कि उस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। सो इंक्रीज द ब्लड फ्लो, इंक्रीज द ब्लड फ्लो। हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कारणों को जान लेते हैं कि किस कारण से ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। एक्यूट का मतलब हमने बताया था कि विदिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो डिजीज हुआ हो, विदिन शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक। तो कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है? ठीक। पहला कारण क्या है कि ओवर यूज ऑफ एनएसएआईडी। एनएसएआईडी क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसे आम भाषा में दर्द निवारक गोलियों के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर टाइप की ड्रग्स आती हैं, लाइक आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, एस्क्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन। तो ये सारी दवाएं, ये एनएसएआईडी है। जब इनका ओवर यूज होगा तब इनसे दिक्कत होगी। जैसा कि आर्थराइटिस में हम कॉमनली कॉम्बिफ्लैम दवाएं दे दी जाती हैं। कॉम्बिफ्लैम आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन है कॉम्बिफ्लैम, कॉम्बिफ्लैम। ठीक। तो अब इसका पेशेंट अगर ओवर यूज करेगा तो उससे ये गैस्ट्राइटिस हो जाती है। कैसे होती है ये देखते हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती हैं। ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती हैं। तो अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक, ये करता क्या है काम, हमने इसके पहले जाना था कि ये जैसे म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, पैराइटल सेल पर एक्ट करके वहाँ से एसिड के सिक्रीशन को ये कम करता है। तो इस तरीके से अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा तो उसके प्रोटेक्टिव फंक्शन भी इनहिबिट होंगे, जिससे गैस्ट्राइटिस कॉज होगा। ठीक। दूसरा है कि समटाइम समटाइम स्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज किया जाता है। स्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज किया जाता है, यूज ऑफ स्टेरॉइड। ठीक। लाइक डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो इन सब के भी यूज से ये जो है क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस होती है। तीसरा कारण कि जैसे फूड सब्सटेंस हैं, लोग आजकल मिर्च मसाला वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं फास्ट फूड के नाम पे। ठीक। और कुछ तो दिन भर में कई कई दफ़ा जो है चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे पेशेंट आपके ओपीडी में आते हैं और वो खुद बताएंगे कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं इसलिए हमको जलन होती है। ठीक। तो फूड सब्सटेंस में जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ टी, एक्सेसिव
यूज ऑफ टी और फास्ट फूड, फूड, रेड पेपर, लाल मिर्च ही खा ले रहे हैं। ठीक। चौथा है एल्कोहल। अब क्यों मेल में होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस ज़्यादा, इसका कारण यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हालांकि आजकल फीमेल भी कंज्यूम कर रही हैं एल्कोहल को, लेकिन उसकी तुलना में मेल जो है बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। सिगरेट स्मोकर भी वही हैं। ठीक। सिगरेट, सॉरी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिगरेट और स्मोकिंग। तो ये क्या करते हैं, इनके टॉक्सिन्स, अल्कोहल के, सिगरेट के, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं कि ये करता क्या है। ठीक। तो हमने जो अभी ऊपर आपको इसके कॉज बताए हैं, ड्यू टू एनी रीजन मेंशन एबव, मेंशन एबव, जो भी कारण हमने बताया, अब इसके कारण अगर म्यूकोसा पेनिट्रेट होती है, इफ, सॉरी, म्यूकस जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो अगर पेनिट्रेट होती है, क्या होगा कि एससीएल जो है म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ जाएगा। एससीएल कम्स इन कांटेक्ट विद म्यूकोसा। अब ये क्या करेगा कि जब एससीएल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा तो ये म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाएगा और उसमें मौजूद जो स्मॉल वेसल्स हैं उनमें इंजरी कॉज करेगा। ठीक। इंजरी टू स्मॉल वेसल्स। अब इससे क्या होगा कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन के सारे सिम्टम आने लगेंगे, एडिमा, हीमोरेज, ब्लीडिंग। ठीक। और अल्सर भी बन सकते हैं, अल्सर फॉर्मेशन। डायग्नोसिस देख लेते हैं कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है इसकी। तो इसकी डायग्नोसिस करने के लिए कोई स्पेशल एग्जामिनेशन की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, बट हमको डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, जैसे कि उसके फूड हैबिट की, कि वो क्या खाता है। ठीक। बैड हैबिट की, लाइक अल्कोहल या स्मोकिंग, इन सब की हैबिट नहीं है। और मेडिसिन की हिस्ट्री लेनी है, मेडिसिन की हिस्ट्री लेनी है कि वो कोई मेडिसिन तो कोई नहीं खा रहा है जिसके कारण इस तरीके की
समस्याएं हो रही हैं। तो जनरली डिटेल्ड हिस्ट्री लेने पे हमें पता चल जाता है कि क्या कारण रहा होगा। सम टाइम एंडोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है। सम टाइम एंडोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है और उसी एंडोस्कोपी करते वक्त हम बायोप्सी भी कर लेते हैं। ठीक, वहाँ से एक छोटा टुकड़ा काट लेते हैं और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं, लेकिन ये जनरली नीडेड नहीं होता है। डिटेल्ड हिस्ट्री से ही हम पता कर लेते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को दो चीज़ें कर सकते हैं हम पेशेंट के साथ। एक तो हम मेडिसिन दे सकते हैं और दूसरा उसके डाइट हैबिट को हमको करेक्ट करना है। तो मेडिसिन में हम उसको एंटासिड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एसिड के सिक्रीशन को एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, दूसरा हम H2 ब्लॉकर की दवाएं दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर में लाइक रेनिटिडीन, रेंटेक के नाम से आती है रेनिटिडीन। लेकिन आजकल क्या है कि पेशेंट ये रेनिटिडीन खा के आते हैं। ठीक, तो जो आजकल प्रेस्क्राइब की जाती है वो सबसे बढ़िया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये दवाएं ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती हैं, लाइक पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, रेबेप्राजोल। तो इन सब टाइप की दवाएं आजकल ज़्यादा चल रही है। ठीक, अगर नौजिया और वॉमिटिंग है, अगर नौजिया या वॉमिटिंग है, अगर नाजिया या वॉमिटिंग है तो इसके लिए इंजेक्शन पेरिनॉर्म दिया जाता है। पेरिनॉर्म या टैबलेट डोमपेरिडोन दे दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी है हमें कॉज को ढूंढना है और उसको हटाना है। ठीक, सबसे मेन मोटो यही होना चाहिए कि हम कॉज को ढूंढें, किस कारण से वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रहा है। अगर NSAID प्रॉब्लम है, अगर NSAID ही प्रॉब्लम है तो हमें उसको प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देना है। प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसे हों। ठीक, अब इसको पढ़ने के लिए आप फार्माकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। नाउ हम फूड हैबिट की बात करें कि डाइट को हम कैसे करेक्ट करेंगे। डाइट को हम कैसे करेक्ट करेंगे। इनिशियली हमको क्या करना है, इनिशियली फूड और फ्लूड को जो है हमें तब तक हटा के रखना है जब तक कि नौजिया और वोमिटिंग सबसाइड ना हो जाए। तो फूड एंड फ्लूड विदहेल्ड रोक के रखना है अनटिल, जब तक नौजिया और वोमिटिंग सबसाइड ना हो जाए। अगर एक बार जो है पेशेंट फूड को टॉलरेट कर लेगा तब हम जो है लाइट फूड को उसके डाइट में शामिल करते हैं।
वंस पेशेंट tolerates food, the the diet includes light फूड। ठीक, लाइट फूड में उसको दलिया वलिया दे सकते हैं। ठीक, नॉर्मल हम उसको दाल का पानी दे सकते हैं। इस तरीके से हमको देना है। पेशेंट को हम बताएंगे कि वो स्पाइसी फूड को अवॉइड करे। अवॉइड स्पाइसी फूड एंड टी, अल्कोहल और स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को पेशेंट को अवॉइड करना है। अगर नॉजिया और वोमिटिंग कंटिन्यूअसली एब्सेंट हैं, हाँ, नॉजिया और वोमिटिंग नहीं आ रहे हैं, तो पेशेंट को धीरे धीरे नॉर्मल डाइट की ओर लेके आना है। ठीक, इन द continued absence of nausea and vomiting, patient can slowly patient can slowly return to return to normal डाइट। ठीक, और हमको स्ट्रिक्टली कहना है, अगर पेशेंट अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहा हो तो स्ट्रिक्टली कहना है कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट करे।